हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 39 है। इससे पहले के आपके 38 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। A to Z आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे 1 to 38 तक। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, जो है आपका चैप्टर 7 का एक टॉपिक। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से मतलब कुछ रीसेंट के लेक्चर जो चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं हमारे साथ, जिसमें हम पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनको पता होगा कि इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर का 5 पार्ट में होता है। 5 पार्ट में से 3 पार्ट्स हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसमें बात करने वाले हैं इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर 4 टाइप, यानी कि डी पार्ट जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डी पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, लिखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर। अब देखिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। बेसिकली होते तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में किस तरह से? एक होता है आपका इलास्टोमर्स, एक होता है फाइबरस पॉलीमर और एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब देखो ये 3 पार्ट में से जो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्लास्टिक पॉलीमर को 2 पार्ट में, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर पॉलीमर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? इलास्टोमर्स, दूसरा फाइबरस पॉलीमर्स, तीसरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और चौथा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। आई होप आप सभी को ये चारों पार्ट पता हो गए। अब नहीं भी पता है तो भी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज जहाँ तक है ये सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इलास्टोमर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इलास्टोमर्स के बारे में। इलास्टोमर्स में वे पॉलीमर आते हैं जिनकी मोनोमर यूनिट वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स कौन सा फोर्स लगाता है? वैन डर वाल फोर्स। हम ये कहना चाहते हैं कि वे पॉलीमर जिसकी मोनोमर यूनिट्स वैन डर वाल फोर्स के थ्रू जुड़ी होंगी आपस में। वैन डर वाल जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स है उसके थ्रू जुड़ी होंगी आपस में, तब उससे जो आपका पॉलीमर बनता है उसको हम इलास्टोमर कहते हैं। तो क्या बनता है? जो पॉलीमर बनता है वैन डर वाल फोर्स जो कि अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, उसको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। क्लियर है? अब अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से, कैसा अट्रैक्शन फोर्स? वीक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये पॉलीमर्स जो होते हैं आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं। जैसे आपकी रबर बैंड होती है ना, रबर बैंड कैसी होती है? जो रबर होती है उसको हम क्या करते हैं, अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है। कैसे स्ट्रेच हो जाती है? जैसे एक नॉर्मल छोटी जो रबड़ होती है, जैसे जो नॉर्मल पॉली बैग को बंद करने के लिए यूज़ की जाती है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। तो वहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेंथ तक, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ तक, जितनी वो स्ट्रेंथ है वहाँ तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि हम उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रबर जो मार्केट में मिलती है, वो इरेजर वाली नहीं, वो रबर बैंड जो होती हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें हम लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी इलास्टोमर्स की। द पॉलीमर्स आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर अटैच्ड या आर लिंक्ड, इन विच monomer units are linked by या attached by
बाय वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स। वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? सबसे कमजोर, वॉन डेर वाल फोर्स। ठीक है, बाय वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स जैसे लाइक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे कोमा लगाकर लिखिएगा, सच पॉलीमर्स आर इलास्टोमर्स, सच पॉलीमर्स आर इलास्टोमर्स। क्लियर है? अब इसमें हम ये लिखेंगे कि वीक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये क्या हो सकते हैं? स्ट्रेच हो सकते हैं। और अगर हम क्या कर दें, इनको स्ट्रेच ना करें, यानी कि इन पर बाहर से कोई भी तनाव ना लगाएं, तो ये अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। जैसे रबर बैंड का एग्जांपल दिया, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे यानी कि उस पर स्ट्रेस लगाओगे तो वो स्ट्रेच होगी, अगर आप छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी ही उसी लेंथ में आ जाएगी जिस लेंथ की वो होती है। ठीक है, लिखो इसमें आगे, ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स, weak attraction force, due to weak attraction force they can be stretched up to several times यानी कि many times। ठीक है, due to weak attraction force they, आगे लिखिएगा इसमें, they can be stretched up to several times they can be stretched up to several times of their natural length, आगे लिखेगा फुल स्टॉप लगा के, ऑन रिमूविंग स्ट्रेस, they will आगे लिखिए इसमें, ऑन रिमूविंग स्ट्रेस they will क्या हो जाएंगी? अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस आ जाएंगी। दे विल रिटर्न टू देयर नेचुरल फॉर्म, दे विल रिटर्न टू देयर नेचुरल फॉर्म। एग्जाम्पल, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल आप इसमें देना चाहो? नेचुरल फॉर्म में क्या आ जाएंगी? वापस आ जाएंगी स्ट्रेस हटाने पर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अब ये भी बताया भाई, रबर में कौन सी रबर आएगी? आपकी नेचुरल रबर। अब देखो, मैं आपको नेचुरल रबर का पॉलीमर नहीं बनवाऊंगी। क्यों? उसका एक बहुत अच्छा रीजन है मेरे पास, क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ नेचुरल रबर, मैं आपको बनवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको नेचुरल रबर दोबारा नहीं करवाऊंगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है, ये इसका सेकंड पार्ट चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का। अगर आप आज वाला ही लेक्चर देख रहे हो तो इससे बेहतर होगा कि आप इससे पहले वाला लेक्चर पहले अटेंड करो, जो लेक्चर नंबर 38 है। उससे क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसी लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले वाला लेक्चर देखो, हर चीज को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया है, हर एक एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे से कराया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका इलास्टोमर्स। अब इसके बाद है आपका फाइबरस पॉलीमर्स। फाइबरस पॉलीमर्स कौन से होंगे? फाइबरस पॉलीमर इसके जस्ट अपोजिट होंगे। जस्ट अपोजिट क्या होंगे? फाइबरस पॉलीमर वे होते हैं जिनमें मोनोमर यूनिट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स कैसे होता है आपके? जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे जुड़े होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। और जैसे आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग मोनोमर यूनिट के बीच में होती है, और इससे जो आपके पॉलीमर बनते हैं
हैं ना, उन्हें फाइब्रस पॉलीमर कहते हैं। तो चलिए आप फाइब्रस पॉलीमर्स के बारे में लिखेंगे। पहले अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसे नोट कर लीजिए, वैसे तो साथ साथ लिख सकते हैं आप, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट, आशा करती हूँ आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। सेकेंड पार्ट है इसका फाइब्रस पॉलीमर्स। फाइब्रस पॉलीमर्स, फाइब्रस पॉलीमर्स वे पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट लिंक्ड होंगी बाय स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, बाय स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। जैसे आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोमा लगा के लिखिए इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। ऐसे पॉलीमर्स को क्या कहा जाता है, फाइब्रस पॉलीमर। सच पॉलीमर्स आर फाइब्रस पॉलीमर्स, फाइब्रस पॉलीमर्स, ठीक है। ये आ गया यहां से आपकी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद आप इसमें ये सारी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़े हैं, तो ये आसानी से क्या नहीं हो सकते, ये आसानी से स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो हमें ये वाली लाइंस इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं जो पॉलीमर्स मोनोमर्स आपके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होंगे तो जाहिर सी बात है हम उनको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं इसमें आपका, जैसे आपका नायलॉन होता है, नायलॉन में भी आपका नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 और एक होता है इसमें पॉलीएक्राइल नाइट्राइल जिसको हम बोलते हैं PAN, और इसका दूसरा नाम भी है ऑरलोन। क्या है, ऑरलोन। क्लियर, ये हो गया आपका इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें अट्रैक्शन फोर्स ना तो स्ट्रांग होता है ना ही वीक होता है। तो जो मोनोमर्स आपके नॉर्मल एवरेज अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, जैसे आपका फाइब्रस पॉलीमर और इलास्टोमर्स के बीच की कंडीशन वाली जो होती है, जब जो आपके पॉलीमर बनते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। अगर आपने इसे नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, पहले हम इसको पूरे को इरेज करेंगे फिर थर्मोप्लास्टिक लिखेंगे। चलिए अब इसमें है थर्ड पार्ट आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन से पॉलीमर होते हैं, वे पॉलीमर होते हैं जिनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इंटरमीडिएट होता है, यानी कि मध्यवर्ती होता है, किसका, इलास्टोमर्स का और फाइब्रस पॉलीमर्स का। तो लिखिए इन दीज पॉलीमर्स, इन दीज पॉलीमर्स, इन दीज पॉलीमर्स, इन दीज पॉलीमर्स द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मोनोमर यूनिट्स, in these polymers the attraction force, in these polymers the attraction force between monomer units, between monomer units, between monomer units is intermediate of इलास्टोमर्स एंड कौन से, फाइब्रस पॉलीमर्स, ऑफ इलास्टोमर्स, इंटरमीडिएट्स ऑफ इलास्टोमर्स एंड फाइब्रस पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स एंड फाइब्रस पॉलीमर्स। ठीक है, फाइब्रस पॉलीमर्स। अब इसमें आगे लिखिए, आगे लिखेंगे इसमें their structure has no cross linking, their structure, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा इसमें। नेक्स्ट लाइन, their structure, इनकी स्ट्रक्चर में कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होता है। their structure has no cross linkage या no cross linking,
नो क्रॉस लिंकिंग, नो क्रॉस लिंकिंग। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर में कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होता। क्रॉस लिंकेज जैसे हमने आपको लास्ट टर्न पर बताया था ना, लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला टॉपिक, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते थे। अब देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आएगा नहीं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर में कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होता। तो क्रॉस लिंकेज ना होने के कारण अगर हम इस टाइप के पॉलीमर को गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर हम इनको ठंडा करते हैं तो ये आसानी से क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे क्या, ये पेन ले लो, इसी पर एक्सपेरिमेंट कर लेना, अपना कोई खराब सा पेन उठाना, उसको एक्सपेरिमेंट करना। उसको क्या करोगे आप, अगर आप उसको हीट करोगे, तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उसको आप क्या रखोगे, आग के ऊपर रखोगे, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होगा तो वो आसानी से क्या हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, जैसे पेन लेना, उसको गर्म करना, जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको क्या करोगे, उसको फर्श पर ऐसे रखना, तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से कोई भी शेप ले लेगा। तो हम ये कह सकते हैं वो सॉफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप उसको ठंडा करके छोड़ दोगे, उसको अगर उसी शेप में ठंडा कर लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से हार्ड भी हो जाएगा। फिर आप उसको अपने हाथों से कोई भी शेप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये होता है इसका एग्जाम्पल। और ये इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं वो आपके क्या कहे जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहे जाते हैं। तो इसमें लिखिए, सो दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सो कोमा लगा के, दे बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, दे बिकम सॉफ्ट on heating and hard on cooling, and becomes hard on cooling, और ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम आसानी से इनको डिमोल्ड कर सकते हैं। सो दे कैन बी डिमोल्डेड। ठीक है, दे कैन बी, आगे लिखेंगे इसमें, दे कैन बी easily molded, easily molded। मोल्डेड से क्या मतलब है, मोल्डेड मतलब किसी भी सांचे में हम इसको आसानी से डाल सकते हैं। जैसे क्या होता है, नॉर्मल जो चेयर वगैरह जो भी बनती हैं, जैसे आप जो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे स्टूल होते हैं, चेयर होते हैं, कोई भी टेबल होती है जो प्लास्टिक की होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है एक मोल्ड के अंदर। मोल्ड होता है एक सांचा, सांचे में आकार होता है कि जिस आकार की हमें कोई भी चीज़ चाहिए, किसी भी शेप की चीज़ चाहिए, उसमें प्लास्टिक को गर्म किया जाता है और उस लिक्विड को उस पूरे मोल्ड में यानी कि सांचे में भर लिया जाता है। तो गर्म करने पर क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होती हैं, फिर उनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो ठंडे हो जाते हैं, तब ठंडे होने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो उनको जब वो हार्ड हो जाते हैं, कह सकते हो कि वो जो प्लास्टिक है वो जब हार्ड हो जाती है तो उनको हम आसानी से सांचे से निकाल सकते हैं। वो सांचे इस तरह से बने होते हैं कि वो आसानी से खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से क्या भी हो सकते हैं, मोल्डेड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या आना चाहिए, जैसे आपका पीवीसी होता है, पॉलिस्टीरीन होता है और टेफ्लॉन। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसमें पॉलिस्टीरीन और टेफ्लॉन बेस्ट एग्जाम्पल इसके। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है आपका थर्मोसेटिंग। आप ध्यान से सुनिएगा, थर्मोसेटिंग जो होते हैं ये आपके इंटरमीडिएट होते हैं, किसके, इलास्टोमर्स के और फाइब्रस के। ये भी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। किसके इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे आपके थर्मोप्लास्टिक थे, किसके बीच के इंटरमीडिएट, इलास्टोमर्स के और फाइब्रस पॉलीमर के। पर इनमें क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्टनेस होती है। क्या होती है, कॉम्पैक्टनेस होती है, और इनमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होती है। देखो जैसे यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। ये आ गया पॉइंट नंबर 4। इन दिस पॉलीमर अट्रैक्शन फोर्स between monomer units is intermediate of elastomers and fibrous polymer. Their structure has cross linkage. इनकी स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंक होती है
तो जो क्रॉस लिंक होती है वो शो करती है पॉलीमर के अंदर कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस मतलब उसमें हार्डनेस शो करती है और इनको आसानी से मोल्डेड नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है इसका कहने का, चाहे इनको गर्म कर लो या ठंडा कर लो, इनकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकें, जिनको हम इनकी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। ठीक है, या जिनकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा देयर स्ट्रक्चर हैज नो क्रॉस लिंकिंग विच प्रोवाइड्स देम कॉम्पैक्टनेस। तो यहाँ से आएगा आगे विच प्रोवाइड्स देम कॉम्पैक्टनेस, विच आगे लिखना है इसमें, ये पूरा लिख के फिर आगे लिखना है इसमें विच प्रोवाइड्स देम कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, which provides them compactness। आगे लिखिए so they cannot be molded into different geometries, so they cannot be demolded या molded, cannot be molded into different geometries, ज्योमेट्रीज। जैसे मैं आपको कहूं, मान लो मैंने आपको कोई ऐसी चीज दे दी जिसके आपको गर्म करना है और मैंने आपको बोला कि इसकी स्ट्रक्चर चेंज करना जरा। जैसे मैंने अभी आपको पेन वाला एग्जांपल दिया था ना, अगर मैं मान लो मैं आपको ऐसा पेन दे दूं जिससे और कह दूं कि इसकी स्ट्रक्चर चेंज करो और वो आपसे हो नहीं रही है, चाहे आप उसको कितना भी गर्म कर रहे हो, उसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बना है। ठीक है, और एग्जाम्पल आएगा इसमें आपका, जैसे बेकेलाइट होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कराया, बेकेलाइट कराया है आपको, बताओ। हाँ जी, बेकेलाइट भी करा रखा है आपको। बेकेलाइट और जो आपका क्या था, बेकेलाइट का दूसरा नाम नोवेलोक, ये भी आपको करा रखे हैं दोनों। एग्जाम्पल इसके कंप्लीट है। अब देखो इसके बाद ये हो गया 4 पार्ट कंप्लीट, डी पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद इसका 5वां पार्ट है क्लासिफिकेशन का, यानी कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का 5वां पार्ट है। अब 5वें पार्ट को किस बेसिस पर इसमें हमने डिवाइड किया है, 5वां पार्ट हमने बांटा है पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर। पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका एडिशन पॉलीमर और एक होता है आपका कोपॉलीमर। एक है एडिशन पॉलीमर और एक है आपका कोपॉलीमर। एडिशन और कोपॉलीमर के बारे में बात करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसका लास्ट पार्ट है, इसमें 5th पार्ट का फर्स्ट पार्ट है एडिशन पॉलीमर। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि वे पॉलीमर जो मोनोमर यूनिट के एडिशन से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर कहते हैं, एडिशन पॉलीमर्स। और कोपॉलीमर्स कौन से होते हैं, देखो मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बता देती हूँ, एडिशन पॉलीमर और कोपॉलीमर के बीच का डिफरेंस। सबसे अच्छा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। देखो, एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो मोनोमर यूनिट को ऐड करके बनते हैं, इसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट आती हैं और वो ऐड हो जाती है। और जबकि जो आपके कोपॉलीमर होते हैं, बनते तो वो भी एडिशन से, मोनोमर यूनिट आती हैं और इसमें ऐड होती हैं। लेकिन जो कोपॉलीमर होते हैं, एडिशन के साथ साथ उनमें से कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ यहाँ से रिलीज भी होता है, उसके साथ साथ जैसे कुछ यूनिट ऐड हो गई तो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज भी होते हैं। जैसे आपका H2O रिलीज होता है, NH3 रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो गया। तो जो एडिशन के टाइम पर कुछ यूनिट्स क्या करता हो, रिलीज करता हो, H2O की फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में, HCl की फॉर्म में, वो होते हैं आपके कोपॉलीमर। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बीच का। अब इनके बारे में लिखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको लिखाने वाली हूँ। सारे एग्जांपल्स आपको मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो लिखिए इसमें, द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ मोनोमर यूनिट्स। द पॉलीमर्स which are
the polymers which are formed by the addition reaction of reaction of monomer units वो क्या कहे जाते हैं? एडिशन पॉलीमर्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आर एडिशन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, सारे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन, ठीक है। दूसरा PAN, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, और टेफ्लॉन, क्या बनेगा? और टेफ्लॉन, और इसमें पॉलीस्टारीन और नेचुरल रबर और आर्टिफिशियल रबर। देखो आर्टिफिशियल रबर होती हैं आपकी 3 टाइप की। एक तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर के नाम से मैंने आपको बनवाई थी एक रबर, जो हमने क्लोरोप्रिन से बनाई थी, जिसमें मोनोमर यूनिट क्या थी? क्लोरोप्रिन थी। और क्लोरोप्रिन नेचुरल रबर जो आपकी बनी थी वो किससे बनी थी? आइसोप्रिन से। वहीं आर्टिफिशियल रबर किससे बनी थी? क्लोरोप्रिन से। तो क्लोरोप्रिन भी किस में आती है? आर्टिफिशियल रबर में। ब्यूना S और ब्यूना N वो दोनों भी आपकी आर्टिफिशियल रबर के अंदर आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो आपका क्लोरोप्रिन से बना था, जिनको हम बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रिन भी, जिसका हमने नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्लोरोप्रिन। इसका एक और नाम है नियोप्रिन, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें? ब्यूना S और ब्यूना N, ठीक है। ये आ गए इसके एग्जाम्पल। क्लियर है? तो ये हो गया एडिशन पॉलीमर। मैंने आपको सारे बनवा रखे हैं। पॉलीइथाइलिन में भी लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनवा रखा है आपको। पॉलीएक्राइल नाइट्राइल बना रखा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बनवा रखा है, टेफ्लॉन भी बनवा रखा है, पॉलीस्टीरीन भी बनवा रखा है, नेचुरल रबर भी बना रखा है। आर्टिफिशियल रबर में क्लोरोप्रिन भी बनवा रखा है, ब्यूना S भी और ब्यूना N भी सब बनवा रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका एडिशन पॉलीमर। अब इसके बाद है कोपॉलीमर्स, पहले से नोट करिए। देखिए इसमें सेकेंड पार्ट कोपॉलीमर, वे पॉलीमर जो बनते हैं फॉर्म्ड बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट का एडिशन इनमें भी होता है, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक NH3H2O HCl विल रिमूव। उसमें साथ साथ क्या होता है? छोटी छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, HCl हो गया, ये साथ साथ रिमूव भी होते हैं। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ये रिमूव हो गया, और कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। पर ये ग्रुप कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। वो अगर रिमूव होते हैं तब जो आपके पॉलीमर बनते हैं वो बनते हैं कोपॉलीमर। एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल में हमने कोई ग्रुप रिमूव किया होगा वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। जैसे नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 और इसमें पॉलीएस्टर और इसमें आएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और इसमें क्या आएगा? बेकेलाइट।
ठीक है, बेकेलाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, नोवालैक। ठीक, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट। और इसी के साथ पॉलीमराइजेशन यानी कि क्लासिफिकेशन जो होता है पॉलीमर का वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ चैप्टर 7 भी कंप्लीट, आपका चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटे छोटे 3 चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी हम जल्दी कवर अप करेंगे, लेकिन वो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम इसमें इतना ही करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर ID बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।